यस, स्वागत है आपका फिर से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो रिवीजन क्लास की इस सीरीज़ में पिछली क्लास में जो है हमने साधारण ब्याज के बारे में बात की थी और आज की जो क्लास है हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो शुरू करते हैं और देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो देखिए, पहले हम समझेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज क्या है। अगर मैं बात करता हूँ चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, तो साधारण ब्याज हमने पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि अगर साधारण ब्याज हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो हम जोड़ते हैं वो किस पर लगता है, मूलधन के ऊपर लगता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो है वो मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। कैसे लगता है, किस प्रकार से लगता है और ये किस प्रकार से जो है कि एसआई से या सिंपल इंटरेस्ट से अलग है, डिफरेंट है, ये हम समझते हैं। तो एक उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल है, मूलधन है 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैं मान लेता हूँ 10% है और टाइम हम ले लेते हैं 3 साल। 3 साल का टाइम है। पहले हम इसके ऊपर एसआई कैलकुलेट करते हैं, एसआई की गणना करते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकालता हूँ एसआई, तो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि अगर रेट 10% है, इसका मतलब हर साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 10%, 10% लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर के बारे में, फर्स्ट ईयर, तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरा प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10%, तो 1000 रुपये का 10% ब्याज लगेगा पहले साल, जो कि कितना हो जाएगा, 100 रुपये। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो भी जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 10%। किस पर, 1000 रुपये के ऊपर। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, फिर से 100 रुपये। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर भी क्या होगा, फिर से 1000 रुपये के ऊपर 10% ब्याज लगेगा, जो कितना बनेगा, 100 रुपये, 100 रुपीज़। और अगर हम तीनों साल का ब्याज देखें तो वो कितना बन जाएगा, 300 रुपये। ये हो जाएगा तीनों साल का ब्याज। ये तो हमने बात की एसआई के बारे में। सीआई में क्या होगा वो समझिए। देखिए, सीआई में जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे होगी। अगर मैं इसी पे सीआई कैलकुलेट करता हूँ तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर, तो पहले साल जो सीआई लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, वो किस पे लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर। कितना लगेगा, 10%। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आपके प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये, उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा 10%, प्लस पिछले साल का जो ब्याज था उसके ऊपर फिर से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। कैसे, तो सबसे पहले हमें 1000 रुपये के ऊपर 10% निकालना है। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, प्लस ये तो हुआ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट। अब पिछले साल का जो ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये, इसके ऊपर 10% और लगेगा, तो 100 का 10% और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो ब्याज कितना बना, 110 रुपये। तो दूसरे साल का जो ब्याज बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज बनेगा, वो कितना बनेगा, 110 रुपये बनेगा। इसी तरह अगर बात की जाए थर्ड ईयर की, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, फिर से प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा। प्रिंसिपल कितना है, 1000, 1000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ये तो लगेगा। प्लस पिछले साल के जो ब्याज थे उन पर फिर से ब्याज लगेगा। पिछले साल का मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज लगेगा, फिर सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना था, 100 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये, प्लस सेकंड ईयर पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 110 रुपये। 110 का 10% और लगेगा, 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपये। इस तरह से तीसरे साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 110 और 11, 121 रुपये। ये हो जाएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 110, तीसरे साल का 121 रुपये। इस तरह इनका मैं टोटल करता हूँ तो ये टोटल निकल कर कितना आएगा, यहाँ से ये 100 हो जाएगा और ये 31, मतलब 331 रुपये। तो जो सीआई बना 3 साल का वो कितना बना, 331 रुपये। एसआई जो बना वो कितना बना, 300 रुपये। तो इसका मतलब है कि सीआई जो है वो एसआई से क्या बन रहा है, ज़्यादा, क्योंकि हम ब्याज के ऊपर क्या कर रहे हैं, ब्याज की गणना कर रहे हैं।
तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है हमें कि SI और CI के अंदर CI जो है वो हमेशा SI से क्या बनेगा, ज़्यादा, अगर आपके मूलधन, दर और समय क्या हो, समान हो तो। फिर एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है इसमें, वो क्या है, वो देखिए कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर का SI कितना है, 100 रुपये। सेकेंड ईयर जो है, CI जो है फर्स्ट ईयर का, वो क्या है, 100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर का जो CI है, पहले साल का जो SI और CI होता है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। जो बदलाव आता है वो नेक्स्ट ईयर से आता है, अगले साल से आता है। तो दूसरे साल का जो आप SI देख रहे हैं वो 100 रुपये, सेकेंड ईयर का जो CI है वो क्या हो जाएगा, 110 रुपये। फिर एक चीज़ और है इसमें, वो ये है कि SI जो है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता, फिक्स रहेगा। लेकिन CI जो है वो हर साल क्या होगा, चेंज होगा, पहले साल का अलग होगा, दूसरे साल का अलग होगा, तीसरे साल का अलग होगा। और ये जो बदलाव होगा वो कैसे होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रेट यहाँ कितनी है, 10%, तो हमेशा अगले साल का जो ब्याज है वो पिछले साल से 10% क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे यहाँ 100 था तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 110, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 10% ज़्यादा हो गया। इसी तरह सेकेंड ईयर का है 110, अगले साल की आप बात करेंगे तो 110 से कितना हो रहा है, 121, तो यहाँ कितना ज़्यादा है, 11 रुपये ज़्यादा है, जो कितना है, 10% है 110 का। तो ये यहाँ से यहाँ फिर से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, 10% अधिक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी साल का जो आपके CI है वो पिछले साल के मुकाबले हमेशा रेट परसेंट में क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि दूसरे साल का जो CI है वो 110 रुपये, तो बताइए तीसरे साल का क्या होगा, तो हम कहेंगे 10% क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 110 है, 10% ज़्यादा करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, तीसरे साल का। इसी तरह मान लीजिए इसी सवाल में आपसे कहे कि चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, तो हम कहेंगे तीसरे साल का कितना है, 121, उसको हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि SI और CI में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों के अंदर, पहली चीज़ तो ये। अगली जो बात है वो है कि अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, गणना कैसे की जाए। तो CI की गणना करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज जो है उसकी गणना करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वो है कि पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ P, 1 + R/100 पावर n, जहाँ P तो हमारा मूलधन है, R हमारी दर है, और n जो है वो है ब्याज की गणना हम कितनी बार कर रहे हैं, कई बार हम इसको समय भी कह देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट निकालना, मिश्रधन, फॉर्मूला हो जाएगा P, 1 + R/100 की पावर n हो जाएगा। अब इसमें ये तो है मिश्रधन का फॉर्मूला। अगर मुझे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, CI निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, ब्याज क्या होगा कि मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस कर दे तो हमें क्या मिलता है, ब्याज। तो मिश्रधन है अमाउंट A माइनस उसमें से हम क्या कर दे, P माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिलेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अमाउंट जो है वो कितना बन रहा है, P, 1 + R/100 पावर कितनी है, n, माइनस क्या हो जाएगा, P, और यहाँ क्या हमारा CI। हम P को क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे, तो CI जो है वो क्या बनेगा, P, अंदर रहेगा 1 + R/100 पावर n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, CI का, चक्रवर्ती ब्याज का। और ये जो फॉर्मूला वो किसका हो जाएगा, अमाउंट का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला है P जो है आप उसको उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं, तो ये ऐसे बन सकता है A/P बराबर 1 + R/100 पावर कितनी, n। और आगे सवालों में हम इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला P, 1 + R/100 की पावर n, और CI का फॉर्मूला P, 1 + R/100 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CI के लिए फॉर्मूला, जो आगे हम सवालों में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब हम बात चलेंगे सीधा सवालों के ऊपर और देखते हैं सवालों से इन सवालों को कैसे किया जा सकता है चक्रवर्ती ब्याज की। तो देखिए पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है कि हमें कहा गया कि 24,000 रुपये है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब इन सवालों में हमें ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इन सवालों के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेट को देखना है।
किसको देखना है? रेट, कि रेट हमारी जो है वो कितनी है, और उसको कैसे लिखना है इसको समझेंगे। रेट है 15%, इसको मैं सरल कर सकता हूँ, क्या लिखूंगा? 15/100। सरल करते हैं, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। इसका मतलब ये है कि 20 रुपये के ऊपर 3 रुपये ब्याज है। ब्याज की जो है दर है उसमें हम क्या समझ में आ रहा है कि 20 रुपये पे कितना ब्याज है? 3 रुपये ब्याज। तो इसका मतलब 20 रुपये अगर आप ब्याज पर लगाएंगे तो एक साल में वो जो है कितने हो जाएंगे? 23 रुपये हो जाएंगे। 20 से कितने हो जाएंगे? 23, क्योंकि 3 रुपये ब्याज में लाकर। तो इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे? तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर, और यहाँ हमें क्या लिखना है? जैसे 20 थे, 20 से कितने हो गए? 23, तो हम कहेंगे 23/20। क्या लिखा जाएगा? 23/20। तो हम अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, जो कि यहाँ कितना आएगा? 23/20, क्योंकि 20 रुपये पर ब्याज कितना बन रहा है? 3 रुपये, तो 20 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब यही जो है, ये तो बात हो रही है 1 साल की। हमें कहा गया कि कितने साल के लिए कह रहा है? 2 साल और 4 माह का ब्याज बताना है। तो 2 साल और 4 माह का कैसे? तो 1 साल का है 3/20, तो अगले साल का भी क्या रहेगा? 3/20, तो फिर से क्या लिखेंगे? 23/20 बनेगा ये, क्योंकि ऊपर हमें अमाउंट लिखना है। ये तो हुआ 2 साल की बात, 2 साल हो गया। अब क्या कह रहा है? 4 महीने। 4 महीने की हम गणना कैसे करेंगे वो समझते हैं। 15% जो ब्याज है वो तो कब का है? हमें क्या कहा गया है? वो 1 साल का है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ 4 महीने का। तो 4 महीने का मतलब क्या है? तो इस तरफ लिखता हूँ, 15% कितने का है? ये है 1 साल का। 12 महीने का, 4 महीने का मतलब है साल का तीसरा हिस्सा। 4 4 4 हम करते हैं तो कितने हिस्से बनते हैं? 3 हिस्से बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 4 महीने का जो ब्याज होगा वो पूरे साल का कितना होगा? 1/3 होगा। 1/3 का मतलब कितना हो गया? 5%। और 5% को अगर मैं सरल करता हूँ तो ये कितना आता है? 1/20। और 1/20 का मतलब 20 पर ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। कितने महीने का? 4 महीने का। तो 20 पर 1 है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? 21/20। तो इस बात को फिर से समझेंगे। देखिए हमने क्या किया कि 15% तो वार्षिक ब्याज थी, तो वार्षिक ब्याज को हमने सरल किया तो कितना आया? 3/20। इसका मतलब 20 रुपये पे कितना ब्याज है? 3 रुपये। तो इसको लिखा जाएगा 23/20। कितने साल? 2 साल। तो 23/20 कितनी बार आया? 2 बार। फिर कहा गया 4 महीने। अब 4 महीने में का ब्याज कितना होगा? तो 15% 12 महीने का है, 4 महीने का मतलब 1/3 हिस्सा साल का। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 15 का 5%। तो ब्याज लगेगा 5%, जिसका मतलब है 1/20। तो मतलब 20 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपया। तो क्या बनाएगा? 21/20। तो पहले 2 सालों के लिए तो ये लिखा जाएगा, अगले 4 महीने के लिए क्या लिखेंगे? 21/20। अब ये जो ऊपर है ये हमें किसको बता रहा है? अमाउंट को। नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसको बता रही है? प्रिंसिपल को। हमें सवाल में कहा गया है कि जो मूलधन है ये कितना है? 24,000 रुपये। इसका मतलब ये 20 गुणा 20 गुणा 20 की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 20 गुणा 20 गुणा अगर आप करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आता है? 8,000। 8,000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 24,000 रुपये दी हुई है। हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट निकाल लेते हैं। मिश्रधन कितना है? मिश्रधन यहाँ पर कितना है? 23 गुणा 23 गुणा 23, 21। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 24,000 बट्टे 8,000 इंटू 23 गुणा 21। इसको सरल करें तो आप देख पा रहे हैं ये इससे कट जाएगा। 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। इन सबको हम क्या कर लेते हैं? गुणा। इनको गुणा करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो देखिए 23 इंटू 23 करते हैं तो कितना आता है? 529। और इसको मल्टीप्लाई करना है 21 और 3 से। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63। 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आता है? 9 3 27, 2 6 और 2 कितने? 8, और ये कितना हो जाएगा? 15। फिर 6 से करें, 9 इंटू 6 54, 4 5 कैरी, 12 और 5 17, एक हासिल लगेगी, 30 और 1 31 बनेगा। तो 7 8 4 12, 7 5 12 और 1 13, एक हासिल लगेगी, तो कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ 3। तो हमारे पास 33327 ये हमारा क्या आया? अमाउंट आया। तो अमाउंट की वैल्यू हमें मिल गई है 33,327। 24,000 रुपये थे, 33,327 हो गए। ऊपर के जो रुपए हैं वो हमारा क्या है? ब्याज। तो हम कहेंगे यहाँ जो ब्याज बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज जो बनेगा वो यहाँ कितना हो जाएगा कि इसमें से हम क्या करें? 24,000 रुपये माइनस कर दें। तो ये होगा 7 2 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 और 3 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CI, चक्रवर्ती ब्याज। तो 9,327 हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या होगा, पहला सवाल। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले सवाल में जो है हमें क्या कहा गया, 20,480 रुपये 6 से ही 1/4% की वार्षिक दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ये हमें पूछा गया। देखिए 2 साल 73 दिन का निकालना है, तो फिर से वही सबसे पहले हमें रेट को देखना है। रेट क्या दी गई है, 6/4%। तो पहले हम इसको सरल करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि 25% जो होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। 25% जो है उसका आधा करते हैं तो आता है 12.5। 12.5 का फिर से आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6.25। 6 से 1/4%, 6.25। तो 25 का मतलब होता है 1/4। तो इसका हमें क्या करना है, 2 बार आधा करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 6/1/4% पे। तो 1/4 का भी हम क्या कर देंगे, 2 बार आधा। तो 1/4 का अगर मैं 2 बार आधा करता हूँ, कि पहले आधा किया फिर आधा किया, तो ये कितना बनेगा, 1/16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/1/4% का मतलब क्या है, 1/16। 1/16 का मतलब 16 रुपये जो है वो कितने हो गए, 17 हो गए। 16 से कितने हो गए, 17। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू, 16 से 17 हो गए तो लिखेंगे 17/16। अब देखना है टाइम क्या है, तो हमें क्या कहा गया है, 2 साल 73 दिन की बात हो रही है। तो ये जो रेट है, ये 1/16 जो ब्याज लग रहा है वो तो क्या है, 1 साल का। तो हमें कहा गया 2 साल, तो पहले साल के लिए ये हुआ, दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, फिर से 17/16। अब अगला जो समय है वो पूरा 1 साल नहीं है, कितने दिन है, 73 दिन, सिर्फ 73 डेज है। तो हमें 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। 73 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फिर से समझिए, पूरे साल का जो है वो कितना है, 1/16 है। हमें सिर्फ कितने का निकालना है, 73 डेज का। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 73/365, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 में से सिर्फ 73 डेज का इंटरेस्ट बताना है। सॉल्व करेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये बनेगा कितना, 1/16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80। तो 73 डेज का इंटरेस्ट होगा 1/80, 1/80। 1/80 है, इसका 80 पर 1 रुपया ब्याज, तो क्या लिखा जाएगा, 81/80 लिखेंगे। तो क्या हुआ, अमाउंट और प्रिंसिपल का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो क्या लिखा, पहले साल के लिए 17/16, क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना था, 16 पर 1 रुपया। अगले साल के लिए भी सेम 17/16, और इससे अगले साल के लिए जो है वो ब्याज कितना होगा, 1/80। इसका मतलब 80 पर 1 रुपया ब्याज बन रहा है, तो अमाउंट कितना होगा, 80 से 81 हो जाएगा। तो लिखा जाएगा 81/80। तो अब ये हमारा क्या है, अमाउंट, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। हमें 20,480 रुपये दिए गए हैं। ये तो हमारे किसके हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, हमें निकालनी है अमाउंट की वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें वैल्यू दे रखी है 16 × 16 × 80 की। ये कितना है, 20,480। निकालनी किसकी है, 17 × 17 × 81। इसको हल करने के लिए जो है इस तरह मैं लिख दूँ, 17 × 17 × 81 है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कहेंगे 20,480 बटे 16 × 16 × 80 इंटू 17 × 17 × 81। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 से काटूं तो 8 दूनी 16, पीछे कितने बचेंगे, 4, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। 16 × 16 कितना होता है, 256, ये कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, 17 × 17 × 81। 17 × 17 होता है कितना, 289, और 289 इंटू क्या करना है, 81 करना है। तो 81 करें तो ये कितना हो जाएगा, 9, 8, 2, 8 से करें 72, 7, 64 और 7 कितने हो जाएंगे, 71, 7 हासिल, और 8 दूनी 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। तो ये बनेगा 9, 8, 2, 10, 1, यहाँ बन जाएगा 4 और 23। तो हमारे पास ये जो आई वैल्यू, ये कितनी आई, 23,409। इसका मतलब जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 23,409 है। हमें पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज। तो इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, मूलधन को घटा दें, तो हमें जो बचाव मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो माइनस कर देते हैं किसको, 20,480 को माइनस करें तो ये पहले क्या बचेगा, 9, 10 में से 8 गया कितने, 2, 13 में से 4 गया कितना, 9, और 22 में से 20 गए कितने बचेंगे, 2। तो ये जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में है 2929। तो ये हमारा हुआ चक्रवर्ती ब्याज। तो ध्यान रखना है, इस तरह के सवालों के अगर हमें दिन दे दे, अलग से महीने दे दे, तो हम इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करेंगे अभी हम।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्या कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर तथा वार्षिक चक्रवर्ती से मूलधन और कुल धन में n वर्षों का बाद का अनुपात क्या होगा। तो हमें कहा गया है रेट कितनी दे रखी है 5%, रेट हमें 5% दे रखी है। हमें क्या बताना है चक्रवर्ती मूलधन और टोटल जो है अमाउंट उसमें n वर्षों के बाद का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फिर से वही कि 5% रेट है, 5% रेट का मतलब कितना हो जाएगा 1/20, 5/100 लिखेंगे कितना बनेगा 1/20। इसका मतलब 20 रुपये पर ब्याज कितना लग रहा है 1 रुपया, तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। तो अगर मैं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे 21/20 लिखेंगे। फिर हमें क्या गया कितने वर्षों के बाद n वर्षों के बाद। n वर्षों का मतलब है कि ये कितनी बार आएगा n बार आएगा। ये n बार आया, इसका मतलब है कि हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया मूलधन और कुल धन का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो तो क्या बनेगा 20 की पावर n, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल बनेगा 20 की पावर n। फिर रेशियो बताना है किसके साथ अमाउंट की, अमाउंट कितना बनेगा 21 की पावर n, तो 21 की पावर n ये क्या हो जाएगा अमाउंट। तो हमारा जो रेशियो आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का वो होगा 22 टू द पावर n और 21 टू द पावर n। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये 20 की पावर n और 21 की पावर n, तीसरा ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि 16,000 रुपये का 5% जो है रेट से 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है प्रति 6 माही। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है 6 महीने से हो रही है। देखिए जब हमें कहा जाए कि 6 महीने से ब्याज की गणना हो रही है, त्रैमासिक रूप से ब्याज की गणना हो रही है, या और कोई कंडीशन हमें दे दे, तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि बस 6 महीने की बात करा है तो हमें सिर्फ 6 महीने का ब्याज देखना है, या 6 महीने में जो ब्याज है वो कितने % लगेगा ये चेक करना है। तो हमें कहा गया कि 5% जो है वो तो क्या है पूरे साल का। हमें ब्याज की गणना कैसे करनी है 6 महीने से हाफ ईयरली करनी है, तो हमें सिर्फ आधे साल का 6 महीने का ब्याज देखना है। तो 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना बनेगा 5% का आधा मतलब 2.5%। तो 5% का मतलब अभी हमने देखा था, इसका मतलब होता है 1/20। ब्याज कितना होता है 1/20। हमें चाहिए इसका आधा, हाफ चाहिए, तो इसका जो आधा है वो कितना हो जाएगा 1/20 का आधा, इसका मतलब 1/40। तो हमें 6 महीने से जोड़ना है, तो हमें जो ब्याज देना है वो कितना देना है 6 महीने का 1/40। तो देखिए अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40 से 1 रुपया जो है ब्याज मिल रहा है, तो 40 से कितना बन जाएगा 41 बनेगा, तो लिखेंगे 41/40। और कितनी बार लिखा जाएगा ये देखते हैं। तो हमें सवाल में कहा गया कि 1 साल, टाइम कितना दे रखा है 1 साल, 1 साल टाइम दे रखा है, हम 6 महीने से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 महीने 2 बार कैलकुलेशन होगी। तो ये जो संख्या कितनी बार लिखी जाएगी 2 बार। तो 41/40, 41/40। अगर मैं इसको सरल करूं 41 × 41 करिए, 41 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 1681, और 40 × 40 कितना होता है 1600। तो अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है। हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000 दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल 16,000 देने का मतलब है कि 1600 की वैल्यू दे रखी है हमें, तो मैं लिखूंगा 16,000/1600 इंटू निकालना क्या है अमाउंट 1681। तो ये इससे कट जाएगा पूरी तरह से 10 बार, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 16,810 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। हमें पूछा गया है ब्याज कितना है, ब्याज की गणना करनी है हमें, तो हम कहेंगे 16,000 जो है वो अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ मिश्रधन में से, तो जो ऊपर के रुपए हैं वो हमारे किसके हैं ब्याज के। तो 16,810 में से माइनस करेंगे 16,000 को, कितना आ जाएगा 810 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, वह धन निकालना है। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल पूछा गया, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर प्रिंसिपल, और ये जो 1352 दे रखा है ये हमारा क्या है अमाउंट है, मिश्रधन है। तो देखिए फिर से रेट कितनी दे रखी है हमें 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। कितना हो जाएगा 1/25। तो हम इस फिर से लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/25 है, तो 25 पर 1 रुपया ब्याज, तो क्या बनेगा 26/25। फिर हमें कहा गया 2 साल का, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार आ जाएगा 26/25। हमें अमाउंट दिया हुआ है 1352, अमाउंट वैल्यू, अमाउंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू 26 × 26 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 25 × 25 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे 1352,
ये किसकी वैल्यू है 26 इंटू 26 की, तो नीचे लिखेंगे 26 इंटू 26 और हमें फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल मतलब 25 इंटू 25, 625 की वैल्यू बतानी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखिए इसको काट देते हैं। तो 13 से काटें तो 13 से कटेगा 2 बार, 13 दूनी 26, 13 से पहले 1 बार कटेगा, फिर हम कहेंगे 0 आएगा, फिर कितनी बार कटेगा 4 बार, 13 चौक 52। 2 से मैं इसको काट देता हूँ, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से पहले 5, फिर कितनी बार 2 बार, 26 से कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ये आएगा 25 इंटू 25 इंटू 2, 25 इंटू 25 होता है 625, 625 का डबल करेंगे तो 600 का 1200, 25 का 50, तो ये हो जाएगा 1250। तो जो प्रिंसिपल आएगा यहाँ पर मूलधन जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1250, जो कि हमारा क्या है सेकंड ऑप्शन है। तो ये इसका सही आंसर हुआ। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 6.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद दे 40,960 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। हमें क्या पूछा है वर्तमान मूल्य। देखिए वर्तमान मूल्य का मतलब होता है मूलधन प्रिंसिपल। प्रेजेंट वैल्यू जब भी आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज में, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है प्रिंसिपल की बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है। हमें फिर से अमाउंट दिया हुआ है और रेट दे रखी है। पिछले सवाल जैसे ही करेंगे इसको, तो देखिए पहले रेट को सरल करते हैं। 6.2/3% कहा गया, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम सरल करें तो ये होगा 36 18 और 2 कितना बनेगा 20/3 और परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100। इससे इसको काटेंगे 5 बार तो ये कितना आया 1/15। तो इसका ना 6.2/3% का मतलब कितना होता है 1/15। तो 15 पर 1 रुपया ब्याज, तो 15 से कितना बनेगा 16 बनेगा। तो अब हम लिखते हैं फिर से वही अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 16/15 और कहा गया 3 बार है ऐसा, तो इंटू करेंगे 16/15 फिर से इंटू 16/15, 3 साल का समय है। अब देखिए फिर से अमाउंट हमें दे रखा है, क्या निकालना है प्रिंसिपल की वैल्यू, तो 40,960 की वैल्यू हमें दे रखी है। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 40,960, जो कि हमारे पास कितना है 16 इंटू 16 इंटू 16 है। और हमें क्या फाइंड करना है 15 इंटू 15 इंटू 15 की वैल्यू निकालनी। चलिए इसको सरल करते हैं। तो अगर हम इसको सरल करें तो हम इसको काट लेते हैं, 16 से काटते हैं। तो 16 से काटता हूँ तो पहले कटेगा 2 बार, 16 दूनी 32, पीछे कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा 89 बनेगा। 16 से कटेगा 5 बार, 16 पंजे 80, पीछे बचेगा 9 96 बनेगा। 16 से कितनी बार कटेगा 6 बार 96 और क्या बच जाएगा पीछे 0। 16 इंटू 16 जो है कितना होता है 256, ये 256 कट जाएगा कितनी बार 10 बार। फिर है यहाँ 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 का मतलब 15 का क्यूब, जो कि कितना होता है 33 75 3375। तो 15 का क्यूब हुआ 3375, इंटू करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा पीछे 0 लग जाएगा। तो 33,750 ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। हमसे ये पूछा है कि वर्तमान मूल्य या मूलधन क्या है, तो हम कहेंगे कितना होगा 33,750 रुपये मूलधन हो जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 30,000 रुपये है, 7% के रेट से कुछ समय का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, समय कितना है। अब हमसे पूछा गया है टाइम। देखिए टाइम की कैलकुलेशन चक्रवर्ती ब्याज में हम कैसे करेंगे। टाइम की कैलकुलेशन करने का तरीका क्या, पहले तो रेट देखिए, रेट कितनी दे रखी है 7%। 7% का मतलब क्या हो जाएगा 7/100। तो 100 पर 7 रुपये ब्याज, तो क्या लिखा जाएगा 107/100 लिखेंगे। तो लिखते हैं हम इसको, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 107/100। अब देखिए 107/100 है, कितनी बार लिखा जाएगा ये हम पता करते हैं समय से। समय हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये कितने साल के लिए बात कर रहा है, n वर्षों की बात कर रहा है, n साल की बात हो रही है। तो अब हमें अमाउंट दे रखा है, देखिए अमाउंट कैसे पता चलेगा, 30,000 रुपये है, उस पर ब्याज कितना मिला 4,337। जो अमाउंट बनेगा मिश्रधन बनेगा वो कितना मिलेगा इन दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाते हैं तो देखिए कितना बनता है 34,347 रुपये अपॉन प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या करना है दिया हुआ है 30,000 रुपये, सॉरी। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 30,000 इक्वल टू, ये हमें पता है 107/100, पावर कितनी n। फिर से देख लीजिए, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल ये बनेगा 107/100, समय नहीं पता था तो क्या ले लिया हमने n। अमाउंट कितना हो जाएगा 30 प्लस ब्याज, ये अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 30,000। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ये बनेगा इस प्रकार से, 3 से काटेंगे इन दोनों को, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा नीचे 10,000, ऊपर 3 से काटता हूँ एक बार, फिर कितनी बार कटेगा एक बार, पीछे कितना बचेगा 13, फिर 3 से कटेगा 4 बार 12,
एक बचेगा, फिर से कितनी बार कटेगा, 4 बार 12, और फिर कटेगा 3 से 9 बार 27। तो यहाँ जो है हमारे पास क्या बन रहा है, 1 1 4 1 1 4 4 9, नीचे कितना बन रहा है 10,000। तो अब हमें ये चेक करना है, जैसे यहाँ 100 दिया गया, 100 की मैं क्या पावर लिखूँ कि ये कितना बन जाए, 10,000 बन जाए, या 107 की क्या पावर लगाएं तो ये कितना बन जाए, 114 बन जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 100 की पावर में यहाँ n की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 2 रखता हूँ, 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। और n हमने किसको माना था, टाइम को, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो समय है टाइम वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 2 ईयर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर। तो फिर से देख लेना है, 100 का स्क्वायर करने पर ये बनेगा। देखिए 107 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 का स्क्वायर देखने से हमारा काम चल रहा है, तो 107 का स्क्वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर भी बनेगा, ये हमेशा होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 2 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया कि कितने समय में 20% की जो है रेट से 1,000 रुपये जो है उसका चक्रवर्ती मिश्रधन 1,331 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज कैसे दे है, 6 माही दे। अब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन वो हो रही है वो कैसे हो रही है, 6 महीने से हो रही है। 1 साल का ब्याज कितना है, 20%, हमें कितने का चाहिए, 6 महीने का, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 10%। 10% का मतलब है 1/10, तो 10 पर 1 रुपया ब्याज कितना बनेगा, 11/10। तो लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, 11/10। अब यहाँ हमने क्या मान लिया कि ब्याज कितनी बार जोड़ा गया है, n बार, तो इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने, n। ये ध्यान रखना है कि अब ब्याज की गणना कैसे हो रही है, 6 महीने से हो रही है। कैसे हो रही है, 6 महीने से। तो ये जो n है वो किसको बताएगा, 6 माही को बताएगा कि कितने 6 माही है यहाँ पर। तो देखिए अमाउंट कितना दे रखा है हमें, कितना हो रहा है, 1,331। प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 1,000 रुपये, बराबर ये कितना बन रहा है, 11/10 की पावर n। अब हमें फिर से वही चेक करना है कि जैसे यहाँ 10 की पावर क्या लिखें कि ये कितना बन जाए, 1,000 बन जाए, तो हम जानते हैं कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 10 की पावर 3 कितना होगा, 1,000, तो 11 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1,331। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन हम ब्याज की गणना क्योंकि 6 माही रूप से कर रहे हैं, तो ये जो 3 है वो किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है 3 6 माही। यहाँ समय कितना है, 3 6 माही, 3 हाफ ईयर्स को बता रहा है। 3 हाफ ईयर्स का मतलब क्या है कि 6 6 महीने 3 बार, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, इसका मतलब टोटल जो टाइम है वो कितना बनेगा यहाँ पर, 1.5 साल। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा। 3 6 माही का अर्थ कितना हो गया, 1.5 साल हुआ, तो हम कहेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष। इसमें ध्यान रखना है कि समय 3 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि हम 6 माही गणना कर रहे हैं। तो ये जो ये आ रहा है संख्या, ये जो नंबर बता रहा है n, वो क्या बता रहा है, 6 माही को बता रहा है। तो 3 6 माही का अर्थ कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवर्ती प्रतिवर्ष की दर से दुगुने से अधिक हो जाए। तो इसमें सवाल में ये कहा गया है कि हमें मिनिमम टाइम बताना है जिसमें आपकी जो राशि है वो क्या हो जाए, 20% की रेट से क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये हमें देखना है। इसको करने का तरीका देखिए, क्या रेट हमें क्या दे रखी है, 20%। इसका मतलब क्या है, 1/5। 5 पर कितना रुपये ब्याज बनेगा, 6 रुपये। इसको हम ऐसे लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 6/5। अब वो कह रहा है n की वैल्यू हमें बतानी है कि n की मिनिमम वैल्यू कम से कम हम कितना समय लें कि ये जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल का क्या हो जाए, डबल हो जाए। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो एक एक करके हम चेक करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले अगर n की वैल्यू में क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो n की वैल्यू 1 लेने पर ये क्या बनेगा, ये 6, और ये क्या बन जाएगा, 5। तो अमाउंट जो है वो कितना है, 6, प्रिंसिपल कितना हो गया, 5। इसका मतलब है कि अमाउंट प्रिंसिपल का डबल नहीं हो रहा है। हमें क्या चाहिए कि दुगुना या उससे क्या हो, अधिक होना चाहिए। तो ऊपर वाली वैल्यू अमाउंट प्रिंसिपल का डबल होना चाहिए, 5 का डबल 6 नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू जो 1 है वो नहीं होगी। तो n की वैल्यू 1 नहीं है तो हम ट्राई करेंगे कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं। तो n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब चेक करो क्या ये इसका डबल हो रहा है, फिर से डबल नहीं हो रहा। तो n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। बढ़ाते हैं इसको, n की वैल्यू 3 करते हैं। n की वैल्यू 3 करने पे 6 का क्यूब बनेगा 216, 5 का क्यूब कितना, 125। फिर से चेक करो कि क्या ये इसका डबल हो रहा है, तो 125 का डबल नहीं हो रहा, तो n की वैल्यू 3 भी नहीं है। तो आगे और बढ़ाते हैं, n की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ कितनी, 4,
तो 6 की पावर 4 अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, 1296 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 25 का फिर से स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब आप जब देखेंगे तो पता चल रहा है 625 का डबल से ज़्यादा है। ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला नंबर 625 का डबल कितना होगा 1250, ये उससे क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। हमें यही देखना था कि दोगुने से क्या हो अधिक हो जाए, डबल से क्या हो ज़्यादा हो जाए। तो डबल से ज़्यादा कब हो रहा है, जब हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर 4 ले रहे हैं। n की वैल्यू अगर हमने 4 ली, कम से कम 4 साल लगेंगे, तब आपकी जो राशि है वो क्या हो जाएगी दोगुना से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा 4 वर्ष, कम से कम 4 वर्ष होने चाहिए। चलिए अगला सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्षों में 15,625 रुपये की राशि 21,952 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो हमें क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से। हमें यहाँ रेट पूछी गई है। चक्रवर्ती ब्याज के सवालों के अंदर अगर आपको रेट निकालनी हो, ठीक है, रेट की कैलकुलेशन करनी हो, दर निकालनी हो, तो उसका जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसको समझिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, एक तरफ हम लिखेंगे प्रिंसिपल, एक तरफ हम लिखेंगे अमाउंट को। प्रिंसिपल जो है वो कितना दे रखा है हमें 15,625, क्या है 15,625, और राशि जो हो रही है अमाउंट कितना बन रहा है 21,952 रुपये बन रहा है। सबसे पहले तो ये, और फिर हम क्या करेंगे देखेंगे कि समय कितना है। देखिए समय हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष। अगर समय 3 वर्ष दे रखा है तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है क्यूब रूट। क्या करेंगे हम क्यूब रूट। अगर समय 2 वर्ष दिया होता तो हम दोनों का क्या करते स्क्वायर रूट करते। अगर हमें समय 4 वर्ष दिया होता तो हम दोनों का क्या करते फोर्थ रूट, चौथा मूल निकालते। हमें समय यहाँ 3 वर्ष दे रखा है तो हम क्या करेंगे दोनों का क्यूब रूट करेंगे। देखिए दोनों का क्यूब रूट करते हैं। 15,625 का जब आप क्यूब रूट करेंगे तो कितना आता है 25 आता है। इसी तरह अगर मैं 21,952 का करता हूँ तो उसका क्यूब रूट देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, तो इस तरह सिर्फ आइडिया लगाना है, चेक करना है। देखो कि 15,625 का रूट कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और 21,952 इससे तो क्या है बड़ी संख्या, बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब कि यहाँ इसका क्यूब रूट 25 से क्या होगा ज़्यादा होगा, और ऐसा नंबर होगा जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अगर आप क्यूब रूट जानते हैं, थोड़ा बहुत याद है, तो हम जानते हैं जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512। तो 8 का जब क्यूब करते हैं तो पीछे क्या आता है 2 आता है। तो सिर्फ 8 का क्यूब करने में पीछे क्या आएगा 2। इसका मतलब ये जो नंबर है इसके पीछे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और 25 से थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 28। तो इसका जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा 28। तो अब हम कहेंगे कि 25 रुपये जो है वो कितने हो गए 28 रुपये हो गए। 25 से 28 हुए तो हम कहेंगे ब्याज कितना मिला यहाँ पर 3 रुपये का, किस पर 25 पे। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे, 3 रुपये ब्याज है किस पर 25 पर, इंटू क्या करेंगे 100, सरल करते हैं तो ये कितना आएगा 4 × 12%। तो जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12% हो जाएगी। तो ध्यान रखना है जब भी हमें चक्रवर्ती ब्याज में रेट का क्वेश्चन पूछे तो हमेशा एक तरफ लिखना है प्रिंसिपल, एक तरफ क्या लिखना है अमाउंट। अगर वो सरल होते हैं तो उनको सरल कर सकते हैं काट के, और सरल करने के बाद समय के अनुसार हम उसका क्या करेंगे मूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे। अगर 2 वर्ष दे रखा होता समय तो स्क्वायर रूट लेते, 3 वर्ष दे रखा है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 वर्ष दे रखा है तो चौथा रूट, और इसी प्रकार से आगे करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12%। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, उसी तरह का सवाल है फिर से। ये कह रहा है किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1200 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है तो हम पहले प्रिंसिपल लिखेंगे कितना है 1200 रुपये, और फिर हमें दूसरी तरफ क्या दे रखा है अमाउंट। अमाउंट कितना होना चाहिए हमारे पास 1348.32। तो पहले हम दोनों को थोड़ा सरल कर लेते हैं, अनुपात लेके हम थोड़ा क्या कर लें सरल, ताकि गणना क्या हो आसान हो। सरल करने के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं 100 से गुणा। देखिए 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ से तो पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। इन दोनों को सरल करें तो ये दोनों किससे कटेंगे, जैसे मैं अगर 12 से काट देता हूँ तो 12 से ये कितनी बार कटेगा 10,000 बार। इसको अगर मैं 12 से काटता हूँ तो ये 12 से कितनी बार, पहले 12 से कितनी बार कटेगा 1 बार, 12 एकम 12, फिर 1 बचेगा, फिर कितनी बार कटेगा 1 बार, पीछे 2 बचेंगे 12 से 2 बार 24, 4 बचेंगे 12 से 3 बार 36, 7 बचेंगे 12 से 6 बार 72। तो ये 12 से हमने काट दिया।
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कहा गया है समय कितना है 2 वर्ष, तो हम इसमें क्या ले लें, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये 2 वर्ष है तो क्या लिया जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि हम जानते हैं इसका स्क्वायर रूट आसानी से हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 100। इसी तरह 112 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 106, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पे पीछे क्या आता है, 36 आता है। तो 100 106, तो हम कहेंगे ब्याज कितना मिला, 6 रुपये, किस पर, 100 पर। तो रेट कितनी हो जाएगी, 6/100 × 100, 6%। तो यहाँ जो रेट है वो कितनी बन जाएगी, 6% बनेगी। सही आंसर क्या होगा इसका, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल करेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या करा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि जो है 5 वर्षों बाद दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो ये दोगुनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से 2 गुना 5 गुना वाला वो सीखते हैं। देखिए चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमेशा अगर हमें ये कहा गया है कि इस सवाल के अंदर लिखा गया कि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 5 साल में कितनी हो रही है, डबल हो रही है। 5 साल में डबल होने का मतलब है कि अब आगे आने वाले हर 5 साल में जो राशि है वो क्या होगी, डबल होगी। अगर चक्रवर्ती ब्याज में किसी टाइम पीरियड को अगर हम सेम रखते हैं तो राशि जो है वो हमेशा बराबर गुना से बढ़ती है, या फिर हम कहते हैं राशि जो है हमेशा बराबर अनुपात में या समानुपात में चलती है या रहती है। तो हमें कहा गया है 12,000 रुपये की राशि 5 साल में कितनी होती है, दोगुनी, 20 साल में कितनी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि टोटल कितने हमारे पास, 12,000 रुपये, 5 साल जो है उसमें ये कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो 12,000 का डबल कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। तो आने वाले हर 5 साल में ये क्या होगी, डबल होगी। तो आने वाले फिर से अगले 5 साल में ये क्या हो जाएगी, डबल। तो 24,000 से कितनी हो जाएगी, 48,000। अगले फिर 5 साल में ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 48 का डबल कितना हो जाएगा, 96,000 रुपये। फिर अगले 5 साल में ये कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 गुना। 96,000 का 2 गुना कितना होगा, 1,92,000। तो अब देखिए समय यहाँ पर कितना हो गया, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, टोटल कितना टाइम हुआ, 20 साल का समय हुआ। हमें ये पूछा 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। तो 20 वर्षों बाद हम कहेंगे ये बढ़ते बढ़ते जो है कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपये हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 1,92,000। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि टाइम का गैप अगर सेम हो तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर राशि बराबर गुना से बढ़ती है। सवाल में कहा गया था 5 साल में 2 गुना हो रही है, तो आगे आने वाले हर 5 साल में राशि क्या होगी, 2 गुना होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 3 साल में क्या हो रही है, ये डबल हो रही है। 9 वर्षों में यह मूल राशि की k गुना हो जाएगी, और 9 साल में कितनी हो रही है, k गुना। k का मान क्या है ये हमें बताना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो 3 साल में क्या हो रही है, डबल। तो आगे आने वाले हर 3 साल में ये क्या होगी, डबल होगी। यहाँ राशि नहीं दी हुई तो मैं मान लेता हूँ कि राशि जो है वो क्या है, 1 रुपये है। तो 1 रुपया है, 3 साल में डबल हो रहा है। तो हम कहेंगे 3 साल में ये क्या हो रहा है, डबल, 2 गुना। तो 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आने वाले हर 3 साल में ये क्या होगा, डबल होगा। तो अगले 3 साल में भी ये क्या होगा, डबल। तो 2 दूनी 4। अगले फिर से 3 साल में क्या होगा, डबल, 4 दूनी 8। हमें क्या पूछा गया है, 9 वर्षों में जो है k गुना होती है, तो k की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ टाइम कितना हो गया है, 3 3 3, कितने समय हो गया, 9 साल। और 9 साल में जो राशि है वो 1 से कहाँ पहुँच गई है, 8 पर पहुँच गई। तो 1 से 8 का मतलब कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो हम कहेंगे जो राशि है वो कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो k की जो वैल्यू है वो यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और हमें ऑप्शन में दे रखा है कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। तो k की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल करेंगे हम। हाँ देखेंगे इस सवाल में, देखिए क्या कहा गया है। तो इस सवाल में हमें कहा गया है कि 12 साल में जो राशि है वो कितने हो रही है, 8 गुना होती है। धनराशि को 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो धनराशि हमें नहीं दे रखी, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 रुपया। और ये कहा गया कि 12 साल में ये जो राशि है कितने गुना हो रही है, 8 गुना हो रही है। तो 1 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 गुना 12 साल में। और हमें ये पूछा गया कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 16 गुना का हम कैसे निकालें। अगर इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं कि हम कहें कि 12 साल में 8 गुना हो रही है, तो आगे भी 12 साल में कितने गुना होनी चाहिए, 8 गुना।
लेकिन आगे 12 साल में 8 गुना करेंगे तो 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा 64। हमें कितना बताना है 16 गुना। तो इस सवाल को फिर हम इस प्रकार से करेंगे कि 8 गुना जो है इसका मतलब है कि 2 की पावर 3, मतलब 2 गुना कितनी बार 3 बार। इसी तरह हमें चाहिए कितने गुना 16 गुना, तो हम कहेंगे 1 से हमें कितना चाहिए 16 चाहिए, और 16 गुना का मतलब है 2 की पावर 4। 2 का 3 गुना होने में कितना समय लगता है 12 साल। 3 गुना में समय कितना लग रहा है 12 साल। हमें कितना गुना चाहिए 2 का 4 गुना चाहिए, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 12/3 इंटू 4, 3 से घटेगा 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 साल। तो हम कहेंगे इस राशि को 16 गुना होने में कितना समय लगेगा 16 साल का समय लगेगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाता है। धन हमें ज्ञात करना है कि जो राशि है वो कितनी है। देखिए क्या कहा गया है, 3 साल में इतना हो रहा है, 6 साल में कितना हो रहा है 10,035। तो इस बात को समझेंगे कि हमें कहा गया कि 3 साल के अंदर ये कितना हुआ है 6,690, 6 साल में ये कितना हो रहा है 10,035 रुपये। हमें कहा गया है धनराशि, मतलब हमें क्या निकालना है मूलधन। देखिए मूलधन का मतलब क्या है कि शुरुआत में जब आपने राशि ब्याज पर दी थी उस समय की जो राशि थी वही हमारा क्या होता है मूलधन। तो मतलब 6 साल बाद इतना हो रहा है, 3 साल बाद इतना हो रहा है, इसका मतलब इससे 3 साल पहले 0 वर्ष के ऊपर जो राशि है वो ली गई होगी। तो 0 समय पर जो राशि ली गई वही हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, या फिर हम क्या कहेंगे मूलधन कहेंगे। और जब आप ये देखेंगे कि 0 से 3 साल में इतनी हो गई है, अगले 3 साल में इतनी हो गई, तो ये जो टाइम का गैप है दोनों के बीच में वो क्या है बराबर है। अगर दो राशियों में देख रहे हैं आप चक्रवर्ती ब्याज में, जैसे पिछले सवालों में हमने बात की थी, अगर टाइम का अंतराल या टाइम का जो गैप है वो सेम है तो हम कहते हैं जो राशि है वो क्या बढ़ती है बराबर गुना से बढ़ती है। एक बात तो ये देखी थी। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर टाइम का गैप इक्वल है तो जो राशि है वो हमेशा समानुपात में होती है, बराबर अनुपात में होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय जो राशि थी वो और 3 साल बाद की जो राशि है, इन दोनों का जो अनुपात है वो 3 साल की राशि और 6 साल की राशि के अनुपात के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जो P है इसका और 6690 का जो रेशियो है वही सेम रेशियो समानुपात जो है बनेगा किसका 6690 का, किसके साथ 10,035 के साथ। तो ऐसा किस में होगा चक्रवर्ती ब्याज में। कब होगा जब आपके जो टाइम का गैप है वो क्या हो बराबर हो। तो जो राशि है वो हमेशा किस में रहेगी समानुपात में रहेगी, और यहाँ जो राशि होगी उसे हम क्या कहेंगे मूलधन कहेंगे। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं P की वैल्यू। समानुपात में राशियाँ हम कहेंगे इन दोनों का गुणा इसके बराबर। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो ये गुणा करेंगे तो कितना होगा 6690 इंटू 6690 अपॉन 10035। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं इसको। देखिए 5 से अगर मैं काटता हूँ इसको कितनी बार कटेगा 5 से 2 बार 10, फिर कितना आएगा पीछे 0, फिर कितना होगा फिर से 0, फिर 5 से कटेगा कितनी बार 7 बार 35। इसको 5 से काटते हैं, 5 से पहले 1 बार, फिर 5 से 3 बार 15, फिर 5 से काटेंगे 3 बार 15, और फिर कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। इसको एक बार और फिर हम काट लेते हैं। देखिए इनको हम काट सकते हैं 3 से काटिए, 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार 18, पीछे बचेगा 2, फिर से 6 बार 18, पीछे बचेगा 2, फिर 9 बार 27। 3 से काटते हैं 4 बार 12, फिर से 4 बार 12, और फिर 6 बार 18, और यहाँ ये नंबर इससे कट जाएगा पूरी तरह से कितनी बार 10 बार। तो यहाँ जो हमारे पास P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 446, और यहाँ क्या है 0, 4460। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा सवाल है, एक बार और देखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल करेंगे अभी हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए ताकि 18 साल की उम्र होने पर उन्हें बराबर रकम मिल जाए। दोनों को क्या मिले बराबर राशि मिले। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवर्ती ब्याज दे तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की है ये हमें कहा। देखिए हमें ये कहा कि दोनों को 18 वर्ष के होने पर क्या मिलनी चाहिए बराबर रकम मिलनी चाहिए। तो इस बराबर रकम का मतलब क्या है, कौन सा वैल्यू है ये, तो ये हमारा मिश्र धन है। दोनों का जो मिश्र धन है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना आप। 2 बेटियां हैं, टोटल कितने रुपए हैं 52,500 रुपये। 2 बेटियों के बीच में बांटा है।
मान लेते हैं उनके नाम क्या है, ए और बी है। ये 15 साल की है, ये 16 साल की। ब्याज की दर हमें कितनी दे रखी है, 10%। पैसा मिलेगा कब, 18 साल का होने पर। 18 साल का होने पर पैसा मिलेगा, इसका मतलब ये अगर 15 साल की है, ये 18 साल की कब होगी, 3 साल बाद। तो जो छोटी बेटी है उसकी जो राशि है उस पर कितने साल ब्याज मिलेगा उसको, 3 साल। और बड़ी जो बेटी है उसको कितने साल ब्याज मिलेगा, 2 साल। 16 की है, 18 का होने में कितना समय लगेगा, 2 साल का समय लगेगा। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 2। तो हमें दोनों का अमाउंट क्या करना है, बराबर। तो देखिए दोनों का अमाउंट निकालते हैं। अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं तो मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है इसका, ए मान लेते हैं, इनटू हमें जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब 10 से कितना बना, 11 बना। 10 से 11 बना तो हम क्या लिखेंगे, 11/10, समय 3 साल, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये तो अमाउंट आ गया किसका, छोटी बेटी का। इसी तरह बड़ी बेटी की हम बात करें तो बड़ी बेटी को राशि कितनी मिल रही है, मान लेते हैं बी। फिर से ये कितना बनेगा, 11/10, और इस पे जो ब्याज लगेगा कितने साल लगेगा, 2 साल। तो इसके पावर में कितने आ जाएगा, 2। दोनों का ये अमाउंट क्या है, बराबर है। जब ये बराबर करें तो इसको सरल करें तो देखिए ये 11/10 की पावर 2 है, यहाँ 11/10 की पावर कितनी है, 3। तो ये 2 जो है वो इसमें यहाँ 3 बार है, तो 3 बार से कट जाएगा, और यहाँ कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। और यहाँ हम निकालते हैं, बी को नीचे लेकर आओ तो ये बनेगा a/b बराबर, ये 10 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो हम कहेंगे ए और बी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 10:11। तो छोटी और बड़ी बेटी को जो राशि मिलेगी वो किस अनुपात में मिलेगी, 10 और 11 के अनुपात में, रेशियो में मिलेगी। हमें इस सवाल में पूछा गया है कि अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि, छोटी बेटी के नाम पर उसने कितना जमा किया है वो देखना है। तो छोटी बेटी को यहाँ कितने मिल रहे हैं, 10। तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो उसको 10 मिल रहे हैं। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 21, इंटू जो राशि बांटी गई है वो कितनी है, 52,500। सिंप्लीफाई करिए इसको, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 21 से इसको काटिए तो ये 25 बार कटेगा, पीछे क्या आ जाएगा, 2 0, और 25 × 10 करेंगे, 2500 × 10, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो छोटी बेटी है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या करा है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि पहले वर्ष में ब्याज 1500 रुपये और दूसरे वर्ष में 1620 रुपये है तो निवेश की गई राशि कितनी है, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। देखिए इसको कैसे करें, तो हमें कहा गया कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, पहले साल का जो ब्याज है वो कितना है, 1500, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है, 1620। हमने शुरुआत में बात की थी कि चक्रवर्ती ब्याज में अगले साल का जो ब्याज है वो पिछले साल के जो है रेट के हिसाब से बढ़ता है। मान लेते 10% रेट होती तो हम कहते ब्याज कितना बढ़ेगा, अगले साल जो ब्याज होगा पिछले साल के मुकाबले 10% क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना है, 1500, सेकेंड ईयर में कितना है, 1620। तो ये कितना ज़्यादा बना, 120 रुपये। कितना ज़्यादा बन रहा है, 120 रुपये। और ये किस पर ब्याज बन रहा है, 1500, ब्याज के ऊपर ब्याज बन रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो 120 रुपये ब्याज बने एक साल का, किस पर, 1500 पर, इंटू 100। ये इससे कट जाएगा, 15 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो हम कहेंगे रेट कितनी आ गई यहाँ पर, 8%। रेट 8% आ गई है तो हमें पूछा गया है निवेश की गई राशि कितनी है। तो अगर 8% हमारा ब्याज है और हमें कहा गया कि पहले साल का ब्याज कितना है, 1500। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल में क्या होते हैं, दोनों बराबर। तो अगर रेट 8% है तो पहले साल का ब्याज भी कितना रहेगा, 8%। तो ये 8% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। 8% की वैल्यू 1500 है, हमें पूछा गया निवेश की गई राशि, इसका मतलब 100% बताना है, प्रिंसिपल निकालना है, 100% निकालना है। तो हम कहेंगे 1500/8 × 100। तो ये क्या बन जाएगा, 15, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 0/8। 8 से इसमें भाग दे तो पहले कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, पीछे बचेगा 7, फिर भाग जाएगा 8 बार, 8 8 64, पीछे कितना बचेगा 6, 60 बनेगा, 7 बार 56, 4 बचेगा पीछे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार और 1 0। तो यहाँ आ जाएगा 18,750, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन, 18,750। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना होगा, 18,750 होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% की रेट से कितना बन रहा है, 132 रुपये। हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है और हमें कहा गया कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन हमें निकालना है। कैसे करेंगे? तो अब इसमें प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ना ही फर्स्ट ईयर का। पिछले सवाल में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता था, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी पता नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपये। अगर प्रिंसिपल 100 रुपये तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ कितना बनेगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा कि 100 का 10%, क्योंकि रेट दे रखी है 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर से 10% ज़्यादा। तो पिछले साल का अगर 10 था तो इसका 10% कितना होगा, 1 रुपया। तो 1 रुपया ज़्यादा मतलब क्या बनेगा, 11 रुपये। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 11 रुपये, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 132। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 132 है। हमें पूछा प्रिंसिपल, हमने क्या माना था, 100 की वैल्यू निकालनी है। 132/11 × 100, 11 से कटेगा कितनी बार, 12 बार, तो यह हो जाएगा 1200 रुपये। तो जो मूलधन है यहाँ पर वो कितना हो गया, 1200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो। देखिए अगले सवाल में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि 3 धनराशियाँ हैं, x, y और z। इस प्रकार है कि y x पर चक्रवर्ती ब्याज है और z y पर चक्रवर्ती ब्याज है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर जो है और वर्षों का समय अवधि एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें क्या कहा गया, 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन तो ये है कि y जो है x पर चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज का हमने फॉर्मूला देखा था, वो हम लगाएंगे। देखिए कैसे। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ। CI को हमने लिखा था, CI = P 1 + R/100 पावर n - 1। तो देखिए पहले हमें क्या कहा गया कि y x पर चक्रवर्ती ब्याज है। y ब्याज है किस पर, x पर। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ब्याज जो है वो तो क्या है, y, प्रिंसिपल क्या है, x, और ये जो रेट और टाइम की बात कही गई है कि दोनों सेम है, हमें नहीं पता, तो जैसा है वैसा का वैसा हम रख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये। दूसरी क्या है कि z y पर चक्रवर्ती ब्याज है। z किस पर है, y पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड को, z ब्याज है किस पर, y पर। सेम इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, y/x, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। इसी तरह अगर इसको हम यहाँ से ले जाकर इस तरफ ले आएँ तो ये बनेगा z/y और यहाँ बच जाएगा ये। और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो मैं लिखूँगा y/x = z/y। y इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा y², ये x इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, zx। तो हम कहेंगे y और z में जो रिलेशन है वो क्या है, yx और z में रिलेशन जो है वो क्या है, y² = zx, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, y² = zx। ये हमारा सही आंसर होगा। अच्छा सवाल है, देखिएगा, सरल है, हो सकता है ये आसानी से, तो एक बार और देखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल करेंगे अभी हम। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में कहा गया है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये हमें बताना है। तो हमें रेट फाइंड करनी है और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दोनों दे रखे हैं। तो हमें अब साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज दोनों को एक साथ लेकर चलना है। तो देखते हैं, हमें कहा गया 2 साल का साधारण ब्याज, तो मैं इस तरफ लिखता हूँ SI, इस तरफ हम लिखते हैं CI। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया 120 रुपये। साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। इसका मतलब पहले साल का ब्याज कितना होगा, 60, दूसरे साल का भी कितना होगा, 60, और दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 120। अगर मैं बात करता हूँ चक्रवर्ती ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज हर वर्ष बराबर समान नहीं होता। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि पहले साल का SI और पहले साल का CI दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर SI 60 रुपये तो पहले साल का CI भी कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा, 60 रुपये। और हमें टोटल कितना दे रखा है, 129। इसका मतलब जो बचा हुआ है वो कब होगा, सेकेंड ईयर में होगा। तो 129 टोटल है, 60 हो गया पहले साल में, कितना बच गया पीछे, 69। तो दूसरे साल का जो CI चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा, 69 रुपये।
और अब हम जानते हैं पहले साल 60 था, दूसरे साल 69 हो गया, तो ये 9 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये 9 रुपये किसकी बात के हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो पिछले साल का ब्याज था 60, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है? 9 रुपये और मिल रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से जो रेट बनेगी वो कितनी बनेगी? 9 रुपये ब्याज है किस पर? 60 पर, इंटू क्या कर देंगे? 100। सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो रेट आ गई वो कितनी आ जाएगी? 15%, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है? किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 328 रुपये। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, हमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज। कैसे करेंगे? देखिए रेट कितनी दे रखी है? 5%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। 5% का मतलब क्या है? 1/20। तो अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेता हूँ तो ये कितना बनेगा? तो मैं लिखूँगा 21/20। समय कितना? 2 साल। तो ये कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बनेगा? 21 इंटू 21 441, और 20 इंटू 20 कितना? 400। तो अब ये देखिए हमें ये पता है कि मूलधन कितना है? 400, और ये कितना हो गया है? 441। तो जो चक्रवर्ती ब्याज बना यहाँ पर वो कितना बना? 41 रुपये। तो 400 पर 41 रुपये क्या बना? ब्याज बना। ये तो है हमारा CI, चक्रवर्ती ब्याज। हमें कहा गया इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज अगर मैं इसके ऊपर 400 के ऊपर क्या निकालता हूँ? SI निकालता हूँ। तो SI जो बनेगा वो यहाँ कितना बनेगा कि 5% रेट है 2 साल का, तो 5 दूनी 10% बनेगा। तो 400 का 10% कितना? 40 रुपये। तो CI तो बन रहा है 41, और SI कितना बन रहा है? 40 रुपये। हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 328, इसका मतलब 41% की वैल्यू दे रखी है। 41 की वैल्यू है 328। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज कितना है? 40 की वैल्यू निकालनी है। 328/41 इंटू 40। सिंप्लीफाई करेंगे, ये किससे कट जाएगा? 8 बार कटेगा, और 8 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 320 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। जो CI SI बनेगा इसमें वो कितना हो जाएगा? 320 रुपये। तो फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको करिएगा फिर से एक बार और। चलिए अभी करते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 246 है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। पिछले सवाल जैसा ही सवाल है, तो उसी प्रकार एक बार और कर लेते हैं, फिर से समझ लीजिए इसको। तो रेट कितनी दे रखी है? 5%। क्या लिखेंगे? 1/20। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल निकालेंगे। 1/20 को क्या लिखा जाएगा? 21/20। समय कितना है? 2 साल। 2 साल है तो ये कितनी बार लिखा गया? 2 बार। बना कितना? 441/400। इसका मतलब 400 रुपये पर ब्याज कितना? 41 रुपये। ये तो क्या है हमारा? CI, चक्रवर्ती ब्याज है। हमें इस पे SI निकालना है। तो SI देखिए कितना कहा गया हमें? 6% की रेट से 3 साल का SI। तो 6 की रेट से 3 साल का SI मतलब 6 18%। तो 400 के ऊपर ही SI अगर निकालते हैं तो 18% निकालेंगे। तो 400 का 18%, तो 400 इंटू 18/100, 18 चौक कितना? 72, 72। तो हमें 72 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे हमें CI दे रखा है 41 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 246, और 72 की वैल्यू निकालनी है। तो 246/41 इंटू 72। 41 से ये देखो सीधा कट रहा है कितनी बार? 6 बार। 6 इंटू 72 करना है। तो 6 दूनी 12, एक हासिल 42, और एक कितना हो जाएगा? 43। कितना आ जाएगा? 432 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा? 432, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले सवाल में क्या कहा गया है? देखिए, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 340 है, उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज। फिर से सेम सवाल है, उसी प्रकार से एक सवाल और पूछा गया है। तो देखिए इसको और हल करके देख लेते हैं एक बार। 2 वर्ष का 12.5% की रेट कितनी है? 12.5%। देखिए 12.5% का मतलब कितना? 25% का मतलब जो होता है वो कितना होता है? 1/4, 1/4।
12.5 25% का आधा होगा, इसका मतलब है 1/4 का हाफ, मतलब 1/8, 1/8। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 पर 1 रुपये ब्याज। तो हम लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 9/8, 8 पर 1 ब्याज तो 9/8। कितने साल? 2 साल, तो 2 बार 9/8। तो ये कितना बनेगा? 90 81, नीचे कितना बनेगा? 8 8 64। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ CI की, तो 64 रुपये जो है कितने हो गए? 81 हो गए। 64 से 81 हुए, इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 17। तो CI जो है वो तो कितना आ गया यहाँ पर? 17। हमें उसी राशि पर, राशि वही है 64 रुपये, उसी पर समान रेट से समान टाइम के लिए है, समान अवधि के लिए साधारण ब्याज निकाल। तो इसी के ऊपर हम क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। रेट और टाइम क्या है? सेम। तो टाइम है 2 साल, रेट कितनी है? 12.5। तो 12.5 के हिसाब से 2 साल का अगर मैं SI देखता हूँ तो 12.5 और 12.5 कितना हो जाएगा? 25%। तो 25% SI बनेगा। 25% किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है यहाँ? 64। तो 64 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 64 का 1/4 कितना हो जाएगा? 16। ऐसे आप निकाल सकते हैं 64 का 25%, 25/100। ये कटेगा 4 बार, 4 से कितनी बार कटा? 16। तो SI जो बना वो कितना बना यहाँ पर? 16। हमें CI की वैल्यू दे रखी है 340, चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? 340। तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 340, हमें निकालनी है किसकी? 16 की। तो हम कहेंगे 340/17 × 16। 17 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 320 रुपये। तो यहाँ जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 320 रुपये बनेगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर कितना है? 480 रुपये का है, तो कुल मूलधन कितने के बराबर है? इस सवाल को कैसे करेंगे? थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ये सवाल। तो हमें कहा गया कि एक मूलधन का कितना भाग? 2/3 भाग। टोटल हमें नहीं पता, तो पहले हम मान लेंगे कि टोटल जो मूलधन है वो कितना है? 300 रुपये। ये हमेशा कैसे मानना है? पिछली क्लासों में हमने बात की थी, जैसे लिखा गया 2/3 भाग, तो नीचे वाला नंबर देखना है। नीचे वाला नंबर यहाँ कितना है? 3। तो 3 के मल्टीपल में कोई नंबर हमें मानना है, तो हमने इसको क्या माना? 300 माना। अब इसके 2 भाग हुए। एक भाग जो है वो कौन सा है? 2/3। तो 300 का 2/3 तो कितना हो जाएगा? 200। और जो शेष भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, वो कितना हो जाएगा? 300 में से 200 ही हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 100। फिर कहा गया एक भाग को, 2/3 भाग को 10% चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, तो इस पर तो ब्याज कितना लगेगा? 10%। और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर कितना लगेगा? 15% सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके ऊपर CI लगाना है 10% की रेट से। किस रेट से? 10%। तो देखिए 10% की रेट से हम CI लगाते हैं, और हमें टाइम कितना दे रखा है? कितने समय की बात हो रही है? 10। तो ये कह रहा है 2 वर्ष, 2 वर्षों के बाद। तो देखिए हम कहेंगे फर्स्ट ईयर का जो CI है यहाँ पर, वो 200 का कितना बनेगा? 10% बनेगा। 200 का 10% कितना होता है? 20। और सेकेंड ईयर का जो CI है वो कैसे निकलेगा कि 20 है, 20 का ऊपर 10% और लगेगा, तो 20 तो होगा, तो 20 के साथ साथ इसके ऊपर 20 का 10% कितना? 2, मतलब 22 रुपये। पहले साल 20, दूसरे साल 22, तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 42 रुपये। ये तो हो गया CI। अगर मैं बात करता हूँ SI की, SI कितना लग रहा है? 15% 2 साल के लिए, 15% 2 साल के लिए, मतलब SI तो कितना हो गया? 30%। तो यहाँ SI लगेगा, तो कितना? 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो 2 साल का SI बनेगा 30 रुपये, CI बना 42 रुपये। हमें कहा गया आगे कि इन दोनों का अंतर कितना है? 480। तो इनका अंतर देखना आपको, तो दोनों का अंतर, डिफरेंस जो है वो देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12, और 12 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 480। हमें पूछा है टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन कितना है, जो कि हमने क्या माना था? 300। 300 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 480/12 × 300। 12 से कितनी बार कट रहा है ये? 4 बार। 12 चौक 48। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12, पीछे 3 0, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है, टोटल प्रिंसिपल जो है कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि 5,000 रुपये के 10% चक्रवर्ती ब्याज से
3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर के जो है 2 फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से। एक फॉर्मूला तो है अगर ब्याज की गणना 2 बार की जाती है, अगर चक्रवर्ती ब्याज जो गणना है उसकी 2 बार अगर कैलकुलेशन की जाए तो हमारे पास जो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे मूलधन r/100⁻²। ये तो पहला है। अगर ब्याज की गणना कितनी बार की जाए, 2 बार। इसी तरह अगर ब्याज की गणना 3 बार की जाती है तो है डिफरेंस का फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी r/100⁻²। ये तो सेम है, प्लस साथ में हम इस फैक्टर को और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक सेम, साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 300 प्लस r/100 और आएगा। तो अगर ब्याज की गणना 2 बार हो रही है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 3 बार हो रही है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें देखिए इस सवाल में क्या कहा गया कि 5,000 रुपये 10% की रेट से 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। 3 साल, टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। प्रतिवर्ष गणना कर रहे हैं तो ब्याज की गणना कितनी बार होगी 3 साल में, 3 बार होगी। तो 3 साल वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो यहाँ डिफरेंस निकालता हूँ, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये इंटू रेट कितनी दे रखी है 10/100, पावर कितनी हो जाएगी 2, इंटू यहाँ 10 लिखेंगे तो 300 और 10 हो जाएगा 310/100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भी 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 500 इंटू 1/10² 100 इंटू 31। ये 2 0 और कटेंगे तो यहाँ बचेगा 31 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 155। तो जो आंसर होगा इसमें डिफरेंस जो बनेगा 3 साल का कितना बनेगा 155 रुपये बनेंगे। तो डिफरेंस वाले सवालों में आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने। अगला सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक निश्चित राशि है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 874 रुपये। राशि हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड करना है। तो देखिए राशि फाइंड करना है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी पी r/100, पावर कितनी 2। हमें कहा गया है 2 साल का, इसलिए हम 2 साल वाला यूज़ करते हैं। डिफरेंस है 874, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और रेट कितनी दे रखी है 10%, तो हम लिखेंगे 10/100, पावर कितनी हो जाएगी 2। ये इससे कट जाएगा, यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा 874 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1/10² 100। ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 87400, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। तो यहाँ जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा 87,400, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो डिफरेंस का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो अब है कि डिफरेंस हमें दे रखा है फिर से, लेकिन अब ब्याज की गणना कैसे हो रही है अर्धवार्षिक। टाइम कितना है 1 साल। तो देखिए अर्धवार्षिक जो है कैलकुलेशन हो रही है, हाफ ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कितना है 1 साल। इसका मतलब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो कितनी बार होगी 6 महीने से 6 महीने से, तो साल में कितनी बार हुई 2 बार। अगर 2 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है तो हम 2 बार वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल्स टू पी r/100, पावर कितनी 2, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होगी 2 बार होगी हर 6 महीने से। अब ध्यान ये रखना कि अर्धवार्षिक है, ये जो 8% है वो तो रेट किसकी है 1 साल की, हमें रेट किसकी चाहिए 6 महीने की। अगर पूरे साल की रेट है 8% तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी आधी, मतलब 4%। तो यहाँ जो हमें आर रखना है वो वैल्यू कितनी रखनी है 4 रखनी है। चलिए वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 30, प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर की वैल्यू हो जाएगी 4/100 और पावर में कितना आ जाएगा 2। 4 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार। तो ये आएगा 30 बराबर P इंटू ऊपर तो 1 नीचे 25 का स्क्वायर 625। अब ये 625 इधर किससे मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 इंटू 3 1800 और 25 इंटू 3 कितना 75। तो ये 1875 और पीछे क्या लग जाएगा एक 0। तो प्रिंसिपल जो बनेगा वो कितना बनेगा 18,750, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 16,400 रुपये
5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। प्रत्येक किस्त का मान क्या है? अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में किसका सवाल दे रखा है? किस्तों का, इंस्टॉलमेंट का। चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले जो सवाल करने हो उनको किस प्रकार से किया जाएगा तो वो अब हम समझते हैं। तो हमें देखिए टोटल कितने रुपए चुकाने हैं? 16,400। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। रेट कितनी है? 5%। सबसे पहले हमें रेट को देखना है। 5% का मतलब जैसे हमने बात की क्या होता है? 1/20। तो 20 पर कितना ब्याज है? 1 रुपया। तो अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम कब देंगे? 1 साल के बाद। तो 1 साल का मतलब है कि जो 20 रुपये हैं वो कितने होंगे? 21 हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इंस्टॉलमेंट की, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें कब देनी होगी? 2 साल के बाद। 2 साल का मतलब कि समय कितना होगा? अब 2 साल। 2 साल का मतलब इन दोनों का अब क्या करना होगा? स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना? 400 और 21 का स्क्वायर कितना? 441। अब हमें 2 किस्तों के बारे में कहा गया और कहा गया कि दोनों किस्तें जो है वो क्या है? बराबर है। दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये जो है ये तो हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा एक तरह से क्या है? अमाउंट, या हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट। जो दोनों वर्षों में इंस्टॉलमेंट दी गई है वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ 21 है, यहाँ कितनी है? 441। हाँ, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे। तो हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं ताकि बराबर करना क्या हो? आसान हो। इसको बराबर करने के लिए हम कहेंगे कि इसको किससे गुणा कर दिया जाए? 21 से। इसको अगर मैं 21 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 441। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 21 × 20 420। तो ये तो हो जाएगा 420 और 21 × 21 441। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पहले साल की किस्त ये है, दूसरे साल की किस्त ये है, और पहले साल का प्रिंसिपल ये है, दूसरे साल का प्रिंसिपल ये है। इस तरह से टोटल जो प्रिंसिपल आया वो कितना आ जाएगा यहाँ से? 820 दोनों वर्षों का। और जो टोटल इंस्टॉलमेंट से जो पैसा चुकाया वो कितना बन जाएगा यहाँ से? 882। तो टोटल प्रिंसिपल ये हुआ और हमारी जो इंस्टॉलमेंट का टोटल वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, या अमाउंट जो आया वो कितना आ गया? 882। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,400। तो इसका मतलब 820 की वैल्यू हमें पता है। तो 820 की जो वैल्यू है वो है 16,400। हमें पूछा गया प्रत्येक किस्त कितनी है? तो किस्त कितनी है? 441। 441 की 2 किस्तें, हमें एक किस्त पूछी गई है, तो 441 की वैल्यू हमें बतानी। तो 16,400 बटे 820 इंटू 441। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कटेगा। 82 जो है ये इससे डायरेक्ट कटेगा कितनी बार? 2 बार। कितना आएगा? 20। दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको डबल करें तो ये कितना आएगा? 8820। तो हमारी जो किस्त आएगी, प्रत्येक किस्त जो मिलेगी हमें, ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी की होगी? 8,820 रुपये की होगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्या ध्यान रखना है किस्त वाले सवालों में कि हम देखेंगे कि हमें 2 किस्तें देनी है, एक किस्त 1 साल के बाद, दूसरी किस्त 2 साल के बाद। तो 1 साल में जो पैसा है वो क्या होगा? रेट 1/20 है, तो 1 साल में 20 से 21 होगा। दूसरे साल में जो किस्त है वो कितनी हो जाएगी? डबल स्क्वायर करेंगे तो 400 से 441। ये जो हम अमाउंट चुका रहे हैं 1 साल के और 2 साल के बाद, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि हमें कहा गया है कि दोनों किस्तें क्या है? समान। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 21 से। इससे ये तो क्या हुए? दोनों बराबर। ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ हमें दोनों क्या मिल गए? प्रिंसिपल। तो दोनों प्रिंसिपल मिलाया तो हमें मिला टोटल प्रिंसिपल, और ये हमारा है टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमने चुकाई है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दे रखी थी, एक इंस्टॉलमेंट पूछा गया, हमने फाइंड की, जो कितनी आ गई? 8,820 आ गई। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक टीवी सेट जो है उसको 19,650 रुपये में नगद में भुगतान में खरीदा गया है, या फिर हम उसको 3100 रुपये अग्रिम भुगतान डाउन पेमेंट देकर और 3 समान वार्षिक किस्तों में भी खरीद सकते हैं। दुकानदार 10% जो है चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगाता है। किस्त की वैल्यू हमें बतानी। तो ये है कि या तो आप उसको कैश में खरीदो 19,650 में, नहीं तो आप 3100 रुपये डाउन पेमेंट दीजिए और बाकी जो पैसा है वो किस में देना है? 3 किस्तों में। और जो उस पर ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 10% चक्रवृद्धि। तो हमें बताना है कि अगर हम 3 किस्तों में देते हैं तो जो किस्त आएगी, एक किस्त, वो कितने रुपए की होगी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अमाउंट जो है वो कितना दे रखा हमें? टीवी का प्राइस है 19,650 रुपये। इसमें से 3100 जो रुपये हैं वो तो हमने दे दिए डाउन पेमेंट में। इसका मतलब ये तो हमने हाथों हाथ चुका दी। डाउन पेमेंट को हमेशा जो है टोटल अमाउंट में से एक बार माइनस कर दे, उसको साइड में रख दें। तो अगर 19,650 में से 31 रुपये मैंने दे दिए हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा?
तो 19,650 इसमें माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं तो 16 और 550, इतना अमाउंट बच गया। तो अब ये जो पैसा है ये हम क्या कर रहे हैं, किस पे चुका रहे हैं, किस्तों में। इसका मतलब इस पैसे के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल ये हुआ, इसको हमने किस में चुकाया, किस्तों में। जो रेट है वो कितनी है, 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, मतलब 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा, 10 से 11 होगा। सेकेंड ईयर जो है उसमें 2 साल के बाद किस्त हम देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, तो थर्ड में ये क्या हो जाएगा, क्यूब, पावर 3 लगेगी। तो 10 का क्यूब कितना, 1000, और 11 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 1331। तो इसका मतलब हमने तीनों वर्षों के लिए अलग अलग क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल लिया, या इंस्टॉलमेंट निकाल ली। अब हमें क्या कहा गया कि तीनों इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इनको इक्वल करने का तरीका क्या है, तो हम इसको इस प्रकार इक्वल करेंगे। देखिए ये 1331 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, क्योंकि 11 का क्यूब ही चल रहा है, 11 का स्क्वायर है, एक 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1331। और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 बार 11 से, तो ये भी कितना बन जाएगा, 331 बन जाएगा। तो अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पर ये जो है, ये 11 से 11 इंटू 11 121 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1210। ये कितना हो गया, 1331। यहाँ जब 11 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1100, और ये जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 1331। अब हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों की तीनों जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, समान हो चुकी है। ये तीनों बराबर हो गई है, और यहाँ हमें तीनों के क्या मिल गए, अलग अलग सालों के प्रिंसिपल मिल गए। तो हमारा जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना बन रहा है, तो ये 3,310 रुपये हमारा टोटल प्रिंसिपल है। और ये हमारा जो है टोटल इंस्टॉलमेंट, या हम कह सकते हैं अमाउंट है। तो ये कितना बन जाएगा, 3, ये कितना 9, 9 और 3। हमें क्या पूछा गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो हमारे पास एक वैल्यू है कि टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 16,550। और हमें क्या दिया गया है, हमारे जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है, 3310। तो 3310 की वैल्यू पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3310 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 550 सॉरी। और हमें बतानी है एक इंस्टॉलमेंट मतलब 1331 की वैल्यू। तो हम कहेंगे 16,550 बटे 3310 इंटू 16,500 सॉरी 1331। सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कटेगा। इससे अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये सीधे कितनी बार कट रहा है, 5 बार। ये 5 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1 कितना, 5, 5 इंटू 3 15, 15 का 5 1 हासिल, 15 और 1 16, 1 हासिल, 5 और 1 कितना, 6। तो हमारे पास जो किस्त आई उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6655। तो जो एक इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितने की होगी, 6655 रुपये की होगी। तो ये हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये हमारे कौन से थे, किस्त वाले सवाल। और ये जो हमने सवाल देखे हैं आज वाले क्लास के अंदर, ये सारे के सारे किसके जुड़े हुए सवाल थे, चक्रवर्ती ब्याज से जुड़े हुए। एग्जाम्स में जो है इन्हीं से मिलते जुलते सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को जो है एक बार आप और देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।